ऐसे लगाना पड़ेगा क्या इसे? यार ये ऐसे ये इतना लंबा क्या रख गया, ऐसा रख गया ब्लूटूथ वाला। शुरू करें। देखो आज हम करेंगे औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। देखो सबसे पहले तो समझो कि भाई रिवॉल्यूशन कहते कैसे, क्रांति का मतलब क्या होता है। पता है आपको क्रांति किसे कहते हैं? आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा हुआ क्रांति क्रांति। तो क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। यानी कोई व्यवस्था जो पहले चल रही थी उस व्यवस्था की जगह पर कोई नई, बिल्कुल नई व्यवस्था का आना क्रांति कहलाता है ना। यानी पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई, पूरी तरीके से नई व्यवस्था स्थापित होती है तो उसे कहते हैं क्रांति। क्रांति यानी आमूलचूल परिवर्तन, स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन। तो यहां पर जो क्रांति है, जिस क्रांति की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। यानी ये क्रांति हुई है उद्योग के क्षेत्र में, है ना। इसलिए इसको नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। अब इसे औद्योगिक क्रांति क्यों कहते हैं भाई? कि ये औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि भाई जो उद्योग थे उन उद्योगों में उत्पादन के साधनों या उत्पादन के तरीकों या कह लो उत्पादन के परिमाण में बदलाव। कैसे? पहले जो उत्पादन होता था वो होता था कुटीर उद्योगों। आपने कुटीर उद्योग शब्द सुने होंगे। कुटीर उद्योग का मतलब होता है घर में ही लोग बाग अपने हाथों से कुछ चीजें पैदा करते थे, बनाते थे, है ना। जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाथों से कपड़ा, सूत काता जा रहा है, फिर उस सूत को बुना जा रहा है और बुनकर इस तरीके से हाथों से क्या किया जाता था? कपड़ा तैयार किया जा रहा है। या कोई और औजार है, जैसे भाई लोहे का कोई चीज बनानी है, जैसे हथौड़ा बनाना है या कुल्हाड़ी बनानी है या चिमटा बनाना है या कुछ और बनाना है, वो सब भी किस चीज से बनाए जाते थे? हाथ से बनाए जाते थे और घरेलू तरीके से बनाए जाते थे, है ना। तो पहले जब ये औद्योगिक क्रांति हुई, इस औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था? लोग बाग घरों में एज ए कुटीर उद्योग अपने हाथों से चीजों को पैदा करते थे, यानी उत्पादित करते थे, प्रोडक्शन करते थे। तो पहले क्या होता था कि चीजें हाथों से तैयार की जाती थी, हाथों से उत्पादित की जाती थी और बहुत ही सीमित स्तर पर या कह लो अपने घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग के तौर पर चीजें पैदा की जाती थी पहले, है ना। या हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 1760 या 1770 ईस्वी से पहले क्या किया जाता था? चीजें घरेलू स्तर पर हाथों से तैयार की जाती थी, पहले ये चलता था। परंतु 60-70 के दशक से क्या हुआ? 1760-1770 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि इन चीजों में जो उत्पादन का तरीका है वो बदलने लगा। हाथ की जगह पर अब क्या किया जाने लगा? मशीनों का यूज किया जाने लगा। चीजें अब मशीनों से तैयार की जाने लगी। जैसे कपड़ा भी बनाया जा रहा है तो कैसे बनाया जा रहा है? मशीनों से बनाया जा रहा है। जब मशीनों से चीजें पैदा होने लगी तो क्या हुआ कि चीजें बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होने लगी। उनका जो उत्पादन का स्तर था वो बहुत बढ़ गया। जब उत्पादन का स्तर बढ़ा तो क्या हुआ? अब चीजें उद्योग घर में जो पैदा होती थी उनकी जगह पर क्या हुआ? कारखाने बनाए जाने लगे। पहले चीजें घर में पैदा होती थी यानी कुटीर उद्योग के तौर पर पैदा होती थी, अब चीजें क्या हो रही हैं? कारखानों में तैयार हो रही हैं। तो दो बदलाव आए हैं कि घरेलू की जगह पे कारखाना यानी इंडस्ट्री बनी,
हाथ की जगह पे जो उत्पादन होता था उसकी जगह पर मशीनों से चीजें उत्पादित होने लगी। तो उत्पादन के क्षेत्र में जब मशीनों का प्रयोग हुआ और घर की जगह पर कारखानों में ये चीजें बनने लगी, तो इस चीज को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति, है ना। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है, सीधा सीधा अगर हम कहें कि भाई कुटीर उद्योग की जगह पर कारखाना उद्योग स्थापित होना ही औद्योगिक क्रांति कहलाया। या हम कह सकते हैं कि हाथों की जगह पर जब चीजें मशीनों से बनने लगी तो वो क्या कहलाई? औद्योगिक क्रांति। समझ गए आप? औद्योगिक क्रांति का मतलब समझ गए कि कुटीर उद्योगों की जगह पर जब कारखाना उद्योग स्थापित हुए और हाथों की जगह पर मशीनों से चीजें पैदा की जाने लगी, तो इस चीज को, इस परिवर्तन को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया, है ना। और इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760-1770 ईस्वी के बाद हुई थी, है ना। अब देखो यहां पर एक बात याद रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो औद्योगिक क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? फ्रांस में किसने किया? जर्मनी में किसने किया? ब्रिटेन में किसने किया? या इंग्लिश में किसने किया, है ना। ये पूछ सकता है। तो आप यहां पर एक फैक्ट लिखो, फैक्ट लिखो। आप ये तो समझ गए कि भाई औद्योगिक क्रांति क्या है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति शब्द का औद्योगिक क्रांति शब्द का औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समाजवादी लेखक लुई ब्लांका ने किया था। समाजवादी लेखक लुई ब्लांका ने किया था। लुई ब्लांका, है ना, लुई ब्लांका। ये फ्रांस का समाजवादी है ना। देखो ध्यान रखना, एनडीए में ये आपसे वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एनडीए में ये आएगा नहीं। आप एनडीए के हिसाब से लिखो कि फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग कलर दिख नहीं रहा है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग फ्रांसिस मिसले ने किया था। हाँ, अब आप एनडीए के हिसाब से लिखो। लुई ब्लांका ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि सबसे पहले इसका किसने यूज किया है ना। आपसे पूछेगा कि फ्रांस में इस शब्द का यूज किसने किया है, तो फ्रांसिस मिसले ने किया। फ्रांस से कहा है, परंतु फ्रांसीसी भाषा में इस शब्द को इस फ्रांसिस मिसले ने यूज किया है। और ये बात आपकी एनसीईआरटी में, इसलिए
एनसीईआरटी में लुई ब्लांका का कोई मेंशन नहीं किया गया, लुई ब्लांका के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए लुई ब्लांका का शब्द या लुई ब्लांका के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको क्या एक्स्ट्रा बताया, है ना। बाई चांस कभी कोई पूछ ले आपसे या कोई और एग्जाम दो आप, अगर वहां पूछ ले कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया है, तो लुई ब्लांका ने किया, है ना। परंतु अगर एनडीए वालों से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि भाई फ्रांस में इस शब्द का यूज किसने किया है, तो आपको जवाब देना है फ्रांसिस मिसले, ठीक है। और जर्मनी में इस शब्द का यूज किया है फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, जर्मनी में शब्द का यूज किया है फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है अर्नोल्ड टॉयनबी। अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का यूज सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया है। अर्नोल्ड टॉयनबी, अर्नोल्ड टॉयनबी, टॉयनबी सबसे पहले अंग्रेजी में इस शब्द का यूज किया है अर्नोल्ड टॉयनबी ने। और टॉयनबी, अर्नोल्ड टॉयनबी अंग्रेजी में, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए में कि अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने ही किया, है ना। और यह भी ध्यान रखना कि अर्नोल्ड टॉयनबी ने ही इस शब्द को पॉपुलर किया था, लोकप्रिय किया था। इन लोगों ने यह शब्द का यूज किया है, जैसे लुई ब्लांका ने किया है, फ्रांसिस मिसले ने किया है, फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है, और भी कई लोगों ने किया है ना। परंतु उनकी वजह से यह औद्योगिक क्रांति शब्द पॉपुलर नहीं हुआ था, प्रचलित नहीं हुआ। इसको प्रचलित किया है, पॉपुलर किया है, लोकप्रिय किया है अर्नोल्ड टॉयनबी ने, है ना। और इसने अंग्रेजी में सबसे पहले इस शब्द का यूज किया है। इसकी एक बुक आई थी, इसके मरने के बाद आई थी। इसने ये क्या, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इसने कई बार इस औद्योगिक क्रांति के ऊपर व्याख्यान दिए थे, भाषण दिए थे। जब इसकी डेथ हो गई तो उसके मरने के बाद उन व्याख्यानों का एक संग्रह किया गया और उसको एक किताब के रूप में पब्लिश किया गया, है ना। तो उस किताब का नाम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड फ्रैगमेंट्स, है ना। अर्नोल्ड टॉयनबी की बुक का नाम पूछिए आपसे तो उसकी बुक का नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड फ्रैगमेंट्स, है ना। ये क्या था कि उसके जो व्याख्यान थे, जो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो व्याख्यान दिए थे, उन्हीं व्याख्यानों का संग्रह करके एक बुक छापी गई। उस बुक का नाम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड फ्रैगमेंट्स, है ना। और यह बुक उसकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, यह भी ध्यान रखो, भले लिख लो इस बात को।
फ्रैगमेंट्स। कैसे, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? चश्मा लगा रखा है आपने है? बॉडी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? तो मतलब कलर चेंज करूं? थोड़ा और मोटा चाहिए आपको? अरे यार मोटे में फिर ये पूरा, हाँ मैं पहले इसी से यूज कर रहा था। तो देखो ध्यान रखो, इस बात को भूल जाओ आप। ये तो मैंने क्या किया, आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी है। आपके मतलब का क्या है कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस में इस शब्द का यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किसने किया है, तो फ्रांसिस मिसले ने किया है। जर्मनी में इस शब्द का यूज किसने किया है, फ्रेडरिक एंजल्स ने किया। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अर्नोल्ड टॉयनबी की बुक का नाम क्या है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का यूज हुआ है ना, तो वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये उसकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर दिए थे औद्योगिक क्रांति के ऊपर, उसका कलेक्शन है। क्लियर? आगे चले, चलो भाई। ठीक है भाई, ये तो एक क्या हो गया, मोटी मोटी जानकारी, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम। अब देखो बात आती है कि जो औद्योगिक क्रांति थी, इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। दुनिया में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई वो कहां पर हुई, ब्रिटेन में हुई। नोट करके लिखो इस बात को, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी। तो लिखो कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। आप लिख सकते हो 1770 से लेके 1830, या अगर हम कहें तो इसे कई जगह पे 50 तक कह सकते हैं ना। आप तो इस तरीके से लिखो कि 1770 ईस्वी से, है ना। इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 1700 1717 ईस्वी से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई है और कब हुई है, 1770 ईस्वी से। ठीक है, हालांकि ये समय नहीं पूछेगा आपसे कि कब हुई है ना, फिर भी पूछ ले, अगर मोटे तौर पे पूछ ले, स्टेटमेंट के तौर पे पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। 1770 ईस्वी यानी 18वीं शताब्दी, है ना। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई है, ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत ब्रिटेन से, है ना, ब्रिटेन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई। यहां से कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कारण पूछ सकता है या कोई फैक्ट पूछ सकता है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक क्रांति की ब्रिटेन में ही क्यों शुरुआत हुई, तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो ये था कि औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, शासन व्यवस्था अच्छी थी।
ध्यान रखना, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, उस देश में व्यापार उद्योग में तरक्की तभी होगी जब उस देश में शासन प्रणाली अच्छी होगी, यानी कानून व्यवस्था अच्छी होगी। बिना कानून व्यवस्था, बिना अच्छे शासन के उस देश में व्यापार और उद्योगों में प्रगति नहीं हो सकती है ना। आज आप अगर आज भी देखें तो औद्योगिक दृष्टि से वो ही देश ज्यादा संपन्न है या ज्यादा आगे हैं जहां शासन व्यवस्था अच्छी है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, चाहे जापान हो, है ना, इवन चीन है ना, वियतनाम में, दक्षिण कोरिया है। इन सब देशों में आप देखोगे तो क्या देखोगे कि इनकी जो कानून व्यवस्था है, इनकी जो शासन प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। इन देशों में आपको ज्यादा उथल पुथल या सामाजिक रूप से कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। और जो देश पिछड़े हुए हैं, औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन देशों में आप देखोगे कि वहां की शासन व्यवस्था बहुत खराब है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। चाहे वो अफ्रीकन कंट्री है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री क्या है, जातिगत या धार्मिक या क्षेत्रगत या भाषाई कई तरीके के जो क्या कहते हैं आपसी संघर्ष है उससे ग्रस्त। अगर एशिया में भी देखें हम तो एशिया में भी ज्यादातर कंट्री आतंकवाद या जातिवाद या इन ऐसी चीजों से क्या है, ग्रसित है। अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, और ये सीरिया वीरिया ये देख लो, है ना। अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो वहां पर भी इतनी अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है, हालांकि औरों की तुलना में ठीक है, परंतु आज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री में। और यही कारण है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री आज भी औद्योगिक दृष्टिकोण से बाकी जो देश हैं उनसे बहुत आगे, है ना। तो यहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, इसकी शुरुआत हुई, तो उस समय इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ब्रिटेन में जो कानून व्यवस्था थी, यहां का जो शासन था वो बहुत अच्छा था। हालांकि ब्रिटेन इतना समृद्ध नहीं था, ब्रिटेन पे जो क्या कहते हैं प्राकृतिक जो संसाधन थे वो और भी यूरोपियन कंट्रियों के पास थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, ये भी ब्रिटेन की तरह ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थे। परंतु यहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, औद्योगिक क्रांति हुई है ब्रिटेन में, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो शासन प्रणाली थी बहुत अच्छी, है ना। तो लिखो, नोट करो, पहला शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब ज्यादा मोटा हो रहा है ये, पेंसिल से, इससे क्या होगा? हाँ तो इससे तो मैं लिख ही रहा था पहले। अच्छा, है ना। तो ध्यान रखना, पहला रीजन क्या है कि ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। अब देखो शासन व्यवस्था कैसे है, क्या लिखो, गवर्नेंस इन ब्रिटेन was very good। देखो, अब इसमें दो तीन फैक्ट है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो अच्छी कैसे हुई, है ना, अच्छी कैसे हुई। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई जिसे कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि ये रिवॉल्यूशन बिना खून खराबे के हुई थी। अदरवाइज देखा जाता है कि कोई भी क्रांति होती है तो उसमें खून खराबा जरूर होता, परंतु इसमें जो ब्रिटेन में जो क्रांति हुई इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्लोरियस यानी गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं।
और ये गौरवपूर्ण क्रांति शासन के क्षेत्र में ही हुई थी। पहले यहां पर क्या था कि राजा का निरंकुश शासन था, परंतु जब 1688 में यहां पर यह क्रांति हुई तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा की जो निरंकुशता थी वो कम होती गई और उसकी जगह पर क्या हुआ, कानून या कह लो संविधान का विकास होना शुरू हुआ। यानी अब 1688 ईस्वी के बाद राजा की मनमानी नहीं चल रही है, बल्कि क्या चल रहा है, एक संवैधानिक कानूनी तरीके से शासन विकसित हो रहा है ना। साथ में यहां पर इसके बाद ही ब्रिटेन में क्या हुआ, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम या कह लो संसद जैसी चीज पनपी, संस्था पनपी और उसके द्वारा कानून बनाकर शासन किया जाना शुरू हुआ, है ना। तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था इस गौरवपूर्ण क्रांति का। क्यों? क्योंकि इस क्रांति के बाद ही ब्रिटेन में संवैधानिक शासन प्रणाली की शुरुआत, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सिस्टम यहां से शुरू होता है। ध्यान रखना, पहले राजतंत्र था, हालांकि राजतंत्र आज भी है ब्रिटेन में, परंतु आज ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो कैसा, संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र ब्रिटेन में पहले भी था और आज भी है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले राजा निरंकुश होता था, आज राजा पर अंकुश है संविधान का, संसद का, मंत्रिमंडल का, जनता का, है ना। तो आज राजा मनमानी नहीं कर सकता है, आज राजा भी क्या है कि कानूनों के अकॉर्डिंग ही बात करेगा, कानूनों के अकॉर्डिंग ही शासन करेगा। पहले क्या करता था, वो अपनी मनमर्जी करता था, है ना। तो ब्रिटेन में संवैधानिक शासन के विकास में गौरवपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉलपेन, इन्होंने भी ब्रिटेन की कानून व्यवस्था, ब्रिटेन की शासन प्रणाली में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। वॉलपेन, है ना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ये, इनका भी वहां की शासन व्यवस्था को अच्छा करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। क्लियर? वॉलपेन। नेक्स्ट, जब ये औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उस समय यहां पर राजा थे जॉर्ज तृतीय। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था, तो जॉर्ज तृतीय, है ना। लिखो इस बात को, देखो, when industrial revolution was began in Britain, that time George III was the British crown. जॉर्ज थर्ड वाज द ब्रिटिश क्राउन, है ना। तो देखो ध्यान रखना, शासन व्यवस्था में इन तीन का बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन में एक बहुत अच्छी शासन प्रणाली स्थापित हुई। और जब यह शासन प्रणाली स्थापित हुई तो इसका परिणाम क्या निकला शासन प्रणाली का, कि पूरे देश में एक कानून, पूरे देश में एक कानून व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि भाई भारत में तो क्या था कि जगह जगह पे छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, रियासत बनी थी, इस रियासत में कोई और कानून है, उस रियासत में कुछ और कानून चल रहे हैं, तीसरी रियासत में कुछ और ही कानून चल रहे हैं, है ना। यही कंडीशन उस समय यूरोप के कंट्रियों में भी था, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह। जर्मनी, फ्रांस और भी जो यूरोपियन कंट्री थी, उनमें पूरे देश में एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसमें पूरे देश में एक कानून व्यवस्था थी, है ना।
तो ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ व्यापारियों के लिए कि भाई यहां पर कुछ और कानून है, वहां कुछ और कानून है, वहां कुछ और कानून है ना, सब जगह एक जैसे कानून। एक मुद्रा, पूरे देश में सम्राट का शासन है, सम्राट पूरे देश पर शासन कर रहा है, उसने एक जैसे कानून बनाए और एक जैसी मुद्रा चल रही है। बाकी यूरोपियन कंट्रियों में क्या था, अलग अलग रियासतों में अलग अलग जगह पर क्या अलग अलग मुद्राएं चलती थी। मुद्रा यानी करेंसी, है ना। तो वन लॉ, वन करेंसी और एक जैसे टैक्स, एक कर व्यवस्था, वन टैक्स सिस्टम। तो जो अच्छी शासन व्यवस्था थी, इस अच्छी शासन व्यवस्था का परिणाम क्या निकला कि पूरे देश में एक जैसे कानून थे, एक जैसी मुद्रा थी और एक जैसी कर व्यवस्था थी, है ना। जब किसी देश में, किसी समाज में जब ये तीनों चीज होती हैं तो उस समाज में औद्योगिक क्रांति या व्यापार में प्रगति होती है, अदरवाइज प्रगति नहीं हो सकती। बाकी यूरोपियन कंट्रियों में क्या थे, अलग अलग राज्य बने या अलग अलग सिस्टम है, तो क्या कि यहां पर टैक्स देना पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा चले तो वहां टैक्स देना पड़ रहा है, फिर आगे टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता था, व्यापारी की जो चीज थी, वस्तु थी, उसकी लागत मूल्य इतनी ज्यादा हो जाती थी कि फिर उसे बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, है ना। कि भाई कोई चीज 1 रुपए की है, वो 1 रुपए की चीज टैक्स की वजह से बढ़ते बढ़ते 10 रुपए की हो जाए तो लोग खरीदेंगे नहीं उसे, है ना, या खरीदेंगे तो बहुत कम खरीदेंगे। वही चीज जैसे 1 रुपए की है, भाई 1 रुपया सरकार ने टैक्स ले लिया, 2 रुपए की होगी तो भाई बिक्री बहुत आसान से हो जाएगी, तेजी से होगी, ज्यादा होगी, सब लोग खरीदेंगे, है ना। तो यहां पर भी यही हुआ ब्रिटेन में कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था अच्छी थी, उसकी वजह से 3 बातें हुई कि एक तो कानून अच्छा था, मुद्रा एक जैसी थी और कर व्यवस्था एक जैसी थी, जिससे क्या हुआ, व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। ठीक है भाई, एक रीजन हो गया ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। ध्यान रखना, 2 बातें याद रखना है कि उस समय यहां का सम्राट कौन था, जॉर्ज तृतीय, और दूसरी बात इसको ध्यान रखना है कि इस अच्छी शासन व्यवस्था का परिणाम क्या निकला, है ना। कर व्यवस्था, कानून व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था, तीनों में अच्छा मतलब एकीकरण था, तीनों एक जैसी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, व्यापारियों ने जो उद्योगपति थे उन्होंने तरक्की। ठीक, नेक्स्ट अगला, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा रीजन लिखो, नेचुरल रिसोर्सेज। ब्रिटेन के पास दूसरी बात क्या थी जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुई, दूसरी बात थी नेचुरल रिसोर्सेज। ब्रिटेन के पास प्राकृतिक संसाधन थे, है ना, जैसे कोयला, लोहा, 2 मेन चीज ये धारो, लोहा और कोयला, है ना। और ये भी क्या थे कि जो ब्रिटेन के जो शहर थे, जैसे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है ना, लंदन है, बर्मिंघम है ना, ये जो ऐसे जो बड़े बड़े शहर थे, उन शहरों के पास ही इन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी, विशेषकर कोयला और लोहा, है ना। मशीनीकरण में या औद्योगिकरण में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो लोहे और कोयले की ही जरूरत होती है ना, क्योंकि बिना कोयले के ऊर्जा नहीं उत्पादित होगी और लोहे के बिना मशीनें नहीं बनेगी, है ना। पहले जो मशीनें बनती थी वो लकड़ी की होती थी या हाथ से ही काम चलाया जाता था, है ना। लोहा हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने लोहे की मशीनें बनाई, है ना। और कोयले से क्या, उनको ऊर्जा मिली। साथ में इस कोयले की मदद से क्या है कि लोहे को प्रयोग में लाए जाने लायक बनाया गया। लोहा ऐसे ही नहीं मिलता है,
लोहे को क्या करना पड़ता है कि भाई प्रकृति में लौह अयस्क मिलते हैं, उन लौह अयस्क में से लोहा निकाला जाता है, फिर उस लोहे की चीजें बनाई जाती हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, उस लौह अयस्क को गर्म करना, बड़े उच्च तापमान पर गर्म करना पड़ता है, और उसके लिए ये कोयला बहुत जरूरी होता है। तो ब्रिटेन में ये दोनों ही चीजें थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। क्लियर? देखो एक और बात रखना, हम यहां पर एक और चीज जोड़ सकते हैं, कपास, या हम कह सकते हैं कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद या कपास ने भी क्या किया कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। इवन जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो सबसे पहले वस्त्र उद्योग में ही हुई थी, है ना। देखो दो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सबसे पहले ये औद्योगिक क्रांति कहां हुई, तो कहां हुई, ब्रिटेन में। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में हुई औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई है, तो सूती वस्त्र उद्योग में हुई है ना। तो ध्यान रखना, एक तो प्राकृतिक संसाधन है इनके पास, जिसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किया कोयला और लोहे ने, बाकी भी और भी खनिज वगैरह और भी चीजें इनको उपलब्ध थी, है ना, जिसकी वजह से क्या है, यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, है ना। तीसरा रीजन, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ब्रिटेन में इसी दौरान यानी 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुई, यानी कृषि के क्षेत्र में यहां पर आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कृषि में उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, है ना। कृषि में उत्पादन हुआ तो इससे क्या हुआ, जो खाद्य उपलब्धता थी वो बढ़ी। जैसे आप ये समझ लो कि पहले क्या होता था कि हर आदमी को अपने खाने लायक चीजें खुद पैदा करनी पड़ती थी शुरू में। देखो ध्यान रखना, मानव इतिहास में दो क्रांति सबसे महत्वपूर्ण हुई हैं। पहली क्रांति हुई कृषि क्रांति और दूसरी क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति। कृषि क्रांति बहुत पहले हुई थी, यानी मनुष्य पहले क्या करता था, शिकार करके या जो जंगलों में जो फल फूल वगैरह मिलते थे उनसे अपना पेट भरता था। परंतु नव पाषाण काल में उसने क्या किया, खुद चीजें पैदा करना शुरू कर दी, कृषि क्रांति हुई। अब ये कृषि क्रांति हुई तो इससे क्या हुआ कि बहुत से लोग अब अपने खाने की चिंता से मुक्त हो। जैसे आप ये समझो कि आप बिना किसी चिंता के, बिना खाने पीने की चिंता के आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हो, इस जयपुर में बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो किसान है, हमारे गांव में जो किसान है, वो इतना प्रोडक्शन करते हैं, इतनी पैदावार करते हैं कि वो चीजें यहां पर बड़ी आसानी से आ जाती हैं, हमें उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें खेती करने की या अपने खाने पीने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। यानी हमें अब खेती करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से बड़ी चिंता मुक्त होकर क्या कर सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, या कंपनियों में काम कर सकते हैं, या सरकारी जॉब कर सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी ब्रिटेन में जब कृषि क्रांति हुई तो इससे क्या हुआ, खाद्य उपलब्धता बढ़ी, और बहुत से लोग जो पहले खेती में ही लगे रहते थे, अब उनको क्या करना पड़ा, वो खेती के कार्यों से मुक्त हुए, और खेती के कार्यों से मुक्त हुए तो वो कहां गए, शहरों में गए, और शहरों में जाकर उन्होंने कारखानों वगैरह में काम करना शुरू कर दिया। जब कारखानों में आदमियों की उपलब्धता बढ़ी तो यहां से क्या हुई, औद्योगिक क्रांति। क्लियर? ठीक है। तो ये कृषि क्रांति का एक तो परिणाम क्या हुआ कि भाई खाद्य उपलब्धता बढ़ी, उपलब्धता खाद्य उपलब्धता बढ़ी, है ना।
साथ में जब एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, और भी कई रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ। दो बात है ना, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी, पॉपुलेशन का गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन बढ़ा। पहला लिखो, फूड अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड, फूड अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड। लिखो, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन सेंटर्स इंक्रीज्ड। तीसरा जो इसका परिणाम निकला वो ये निकला कि भाई उद्योगों के लिए कच्चे माल की अवेलेबिलिटी बढ़ी, जैसे कपास हुआ, है ना, और भी चीजें हुई जैसे ऊन वगैरह हुई, या कोई और जैसे प्रोडक्शन है भाई, है ना? क्योंकि उद्योगों में भी बहुत सारे कृषि जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है ना। तो यहां पर जैसे कपास, जैसे कपास से वस्त्र बने, गन्ने की ज्यादा पैदावार होगी तो चीनी बनेगी, है ना, जैसे और भी जो जैसे नील थी, भारत वगैरह ऐसे देशों से जाती थी, नील से क्या क्या भाई कपड़े, उस जो वस्त्र उद्योग था उसमें क्या रंग वगैरह की अच्छी वो उपलब्धता बढ़ी। तो ऐसे ही यहां पर लिख लो, कपास आदि कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी। लिखो, availability of raw material like cotton etc increased, है ना। तो भाई कृषि में जो क्रांति हुई, इस कृषि क्रांति का भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो हुई उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट, 3 रीजन हो गए। चौथा देखो, एक और बात ध्यान रखना कि जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें एक बड़ा योगदान था कि ब्रिटेन ने भारत जैसे देशों पे क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था, उपनिवेश बना। तो ब्रिटेन ने क्या बना रखा था, उपनिवेश। लिखो, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज। आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने 1757 ईस्वी के बाद भारत में बंगाल पर अधिकार कर लिया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने क्या किया, भारत पर, ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, ठीक है। तो इस समृद्ध प्रांत की जो धन दौलत थी और यहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे
उनकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। रजनी पामदत्त जैसे इतिहासकारों ने कहा है कि यदि ब्रिटेन का भारत पर कब्जा नहीं होता तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी नहीं होती, है ना। क्यों? क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को दो चीजें दी, एक तो धन और दूसरा कच्चा माल। किसी भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये दो चीज होती है, पैसा और रॉ मटेरियल। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हो और रॉ मटेरियल के बिना आप कुछ बना नहीं सकते, है ना। और ये दोनों चीजें इनको कहां से मिली, भारत से मिली, जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ध्यान रखना, बहुत बड़ा रीजन है ये, है ना। बहुत से इतिहासकारों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यदि भारत के संसाधन ब्रिटेन को उपलब्ध नहीं होते तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं होती, है ना। ध्यान रखना इस बात को। भारत पर कब्जा था जिसकी वजह से यहां को इनको दो चीजें मिली, एक तो धन और दूसरा रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। नोट करो इसे, कर लिया, लिखो लिखो लो, बस ऐसे लिखो। उपनिवेश ये तो लिख लिए आपने, हाँ। तो उपनिवेशों से इन्हें दो चीजें मिली भाई, एक तो मनी, दूसरा रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट, अगला कारण, ब्रिटेन की स्थिति, लोकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की लोकेशन ने भी यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन का, जैसे ये यूरोपियन महाद्वीप है ना, अगर हम देखें ये यूरोपियन महाद्वीप है ना, और यहां पर ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर। इसके इस साइड में क्या है कि ये अमेरिका, कनाडा और ये मैक्सिको और ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहां ये लगता हुआ ये समझ लो एशिया है, और इसके जस्ट नीचे ये क्या है, अफ्रीका। तो ब्रिटेन की यहां पर जो लोकेशन थी, ये मान के चलें कि यहां ये ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की ये लोकेशन ऐसी थी कि ये अटलांटिक महासागर के माध्यम से इधर अमेरिका की तरफ भी बड़ी आसानी से इसका कम्युनिकेशन होता था, परिवहन होता था। यहां से ये इधर ये क्या कहते हैं, अफ्रीका को यूं करते हुए ये अफ्रीका तक पहुंच सकता था। इधर यहां से ये भूमध्य सागर होते हुए एशिया तक पहुंच सकता था। यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी दुनिया के लिए, या पूरी दुनिया की तरफ इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो बड़ी आसान थी। और ये समुद्र तट पे था, जिसकी वजह से यहां पर कई बंदरगाह थे। तो बंदरगाहों का यहां पे बहुत जबरदस्त विकास हुआ, समुद्र तट पे था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये अमेरिका से भी, अमेरिकी महाद्वीप से भी जुड़ गया, अफ्रीका महाद्वीप से भी जुड़ गया, और जो एशिया महाद्वीप था वहां से भी जुड़ गया। तो इन जगह से इसको अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल को मंगाने में बड़ी आसानी हुई, और जब उद्योगों में जो माल पैदा हुआ तो उसे दूसरे देशों में जाकर बेचने में भी बड़ी आसानी। क्लियर है ना। तो जो ब्रिटेन की स्थिति थी वो इस तरीके की थी कि वो अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर के माध्यम से अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों से जुड़ा हुआ था। और यहां ब्रिटेन में भी जो इंग्लिश चैनल वगैरह थे उससे क्या था, ये फ्रांस, जर्मनी वगैरह और उन देशों से भी कनेक्ट था। यानी इसकी इन देशों में, यानी अपने यूरोपियन कंट्री में भी अच्छी कनेक्टिविटी थी। यूरोपियन महाद्वीप के बाहर जो अन्य महाद्वीप थे उनमें भी इसकी अच्छी कनेक्टिविटी थी, जिसका इसको जबरदस्त फायदा हुआ। जर्मनी वगैरह औद्योगिक क्रांति में पिछड़े, वो इसलिए पिछड़े क्योंकि उनकी दूसरे देशों से कनेक्टिविटी नहीं थी।
क्योंकि जर्मनी पड़ जाता था अंदर, फ्रांस पड़ जाता था अंदर, तो ये लोग दूसरे देशों से, दूसरे महाद्वीपों से कनेक्टिविटी नहीं रख पाए अच्छी। औद्योगिक क्रांति सबसे बाद में रूस में हुई। क्यों? क्योंकि रूस की कनेक्टिविटी नहीं थी कहीं। और आज रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि यदि ये यूक्रेन नाटो से मिल गया, नाटो में चला गया, तो रूस की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी दुनिया से, है ना। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में जाए, क्योंकि दुनिया से कनेक्टिविटी बनाए रखने में इस यूक्रेन की बहुत जरूरत है रूस को। तो रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूक्रेन की वजह से रूस की कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। और औद्योगिक क्रांति सबसे बाद में रूस में इसलिए हुई क्योंकि रूस की कनेक्टिविटी नहीं थी। और भी रीजन थे, परंतु यह भी एक बड़ा रीजन था कि रूस की कनेक्टिविटी नहीं थी, या यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ब्रिटेन की थी, है ना। तो ब्रिटेन की जो स्थिति थी इसने इसकी यहां पर औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ध्यान रखोगे, ठीक। तो देखो ब्रिटेन की स्थिति ने एक तो क्या किया, दुनिया में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई, यानी परिवहन आसान हो गया, दुनिया से कनेक्ट। ब्रिटेन की स्थिति की वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से इसको सबसे पहला फायदा तो क्या मिला कि ये दुनिया से कनेक्ट हो गया भाई, दुनिया से इसकी कनेक्टिविटी, या कह लो इसका दुनिया से संपर्क बढ़ा, कनेक्टिविटी विद वर्ल्ड इंक्रीज। और देखो ये बात उस जमाने में इसलिए भी जरूरी है कि उस जमाने में जो परिवहन का साधन था वो मुख्यतः क्या था, जल परिवहन था। उस समय तक ना तो सड़क परिवहन का विकास हुआ था, ना रेल परिवहन का विकास हुआ था, ना वायु परिवहन का विकास हुआ। एकमात्र जो था वो था ये जल परिवहन, है ना। तो ये बात भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उस समय में, क्योंकि जल परिवहन का ही साधन उपलब्ध था और ब्रिटेन की लोकेशन ऐसी थी कि ये सभी जगह से जल मार्गों से जुड़ा हुआ, इसलिए यहां पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि अगर इसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी तो दूसरे देशों से खट मंगा लेता था, और यदि इसे अपने माल को बेचना है तो क्या करता है, बड़ी आसानी से ये दूसरे देशों में जाकर अपने माल को बेच देता। ठीक। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वो सबसे पहले किस उद्योग में हुई थी, वस्त्र उद्योग, है ना। वस्त्र उद्योग में क्रांति होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है क्लाइमेट की, जलवायु। जलवायु क्यों? ऐसी जलवायु, वस्त्र उद्योग के लिए कैसी जलवायु चाहिए, ह्यूमिडिटी वाली जलवायु चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है आर्द्र जलवायु। चूंकि यह समुद्र के किनारे था इस वजह से इसकी जलवायु कैसी हुई, आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु का वस्त्र उद्योगों में फायदा क्या हुआ कि आर्द्र जलवायु में क्या होता है कि हवा में एक नमी रहती है ना। हवा में नमी होने की वजह से क्या होता है कि जो वस्त्र वगैरह बनाए जा रहे हैं, धागे बनाए जा रहे हैं, बुनाया जा रहा है, तो वो धागा टूटता नहीं था। एकदम शुष्क जलवायु होगी तो क्या होगा, शुष्क जलवायु में धागा आसानी से टूट जाता। आप देखोगे दुनिया में आज भी देखोगे तो जो वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है वो ऐसी जगह पर हुआ है जहां के क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता की वजह से धागा टूटता नहीं है, और धागा टूटता नहीं है तो क्या है कि वस्त्र बनाने में आसानी होती है।
हालांकि आजकल तो ऐसी मशीनें बन गई हैं जो कृत्रिम रूप से क्या करती है, कारखाने के अंदर ह्यूमिडिटी पैदा कर देती है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले मशीनें नहीं थी, पहले नेचुरल ह्यूमिडिटी पे ही डिपेंड होना पड़ता था हमें। हमारे इंडिया में भी आप देखोगे तो वस्त्र उद्योग उन राज्यों में ज्यादा पनपा है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, या साउथ इंडिया के जो देश वो स्टेट है ना, या अगर ये बंगाल वगैरह देखें, ये समुद्र के तट पे लगे हुए हैं, है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में ही क्या हुआ है, वस्त्र उद्योग पनपा है। तो ब्रिटेन में भी क्या है कि यहां की लोकेशन की वजह से इनको ऐसा क्लाइमेट मिला जो वस्त्र उद्योग के लिए फायदेमंद था। क्लियर? ठीक है भाई। तो एक तो इससे, इसकी लोकेशन की वजह से क्या है, इसकी दुनिया से कनेक्टिविटी बढ़ी है। लोकेशन की वजह से क्या हुआ है कि इनको ह्यूमिड क्लाइमेट मिला है। और तीसरा क्या है, इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना, पावरफुल नेवी। है ना, इनकी लोकेशन ऐसी थी कि समुद्र से लगे हुए थे। ब्रिटेन की एक और खासियत, ये यूरोप में ज्यादा वो नहीं इंटरेस्ट लेता था। ये यूरोप के अलावा जो बाकी महाद्वीप हैं, जैसे एशिया है, अमेरिकन महाद्वीप है या अफ्रीकन महाद्वीप है, वहां इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना। और इस इंटरेस्ट की वजह से या इसकी जो जरूरत थी उसकी वजह से क्या किया कि इन्होंने एक ऐसी आर्मी तैयार की, एक ऐसी नौसेना तैयार की जो बड़ी शक्तिशाली थी, है ना। यह समझ लो कि द्वितीय विश्व युद्ध तक सबसे पावरफुल नौसेना इनके पास थी। और इस पावरफुल नौसेना की वजह से क्या किया इन्होंने कि जो दूसरे देश थे, अगर उन दूसरे देशों ने व्यापार वगैरह करने की कोशिश की तो इन्होंने क्या किया, उस नौसेना की बदौलत उनके जहाजों को ये डुबा देते थे समुद्रों में, या उनको लूटपाट कर लेते थे, उनको मार देते थे, उन लोगों को व्यापार ही नहीं करने देते थे, है ना। और इन्होंने समुद्र में इनका कब्जा था। समुद्र में कब्जा होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि जो बाकी दुनिया के जो स्थल थे, उन स्थलों के जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पे कब्जा कर लिया, है ना। भारत में जब ये आए उस समय भारत में मुगल बहुत पावरफुल थे। मुगलों का शासन था भारत में, है ना, और बहुत पावरफुल थे, जमीन पर बहुत पावरफुल, परंतु समुद्र में उनके पास ताकत नहीं थी बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ कि इन अंग्रेजों में और मुगलों में झगड़े हुए और उन झगड़ों में मुगलों ने बड़ी आसानी से इनको पराजित किया, विशेषकर औरंगजेब के समय 1688 के आसपास औरंगजेब ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारकाट की थी, इनको पराजित किया और बाद में भी हुई। परंतु वो लोग भी क्या थे, मजबूर थे। मजबूर कैसे कि अगर उनको विदेशी व्यापार करना ही पड़ता था। कोई भी देश कभी भी इस कंडीशन में नहीं रहा है कि वो भाई उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, है ना। दुनिया की जरूरत हमेशा रही है, हर कंट्री को रही है ना। तो उस समय भारत को भी दुनिया की जरूरत थी और भारत का तो विदेश व्यापार बहुत होता था शुरू से ही, है ना। तो मुगलों ने देखा कि भाई हम इनको स्थल पे, जमीन पे तो हरा सकते हैं, परंतु समुद्र में हम इनको नहीं हरा सकते। और व्यापार पूरा समुद्र मार्ग से होता था। तो मुगलों ने, औरंगजेब ने सोचा कि अगर हम इनको जमीन पर, यहां पर इनसे खदेड़ देंगे, इनको भगा देंगे, भारत में व्यापार नहीं करने देंगे, तो ये भारत के व्यापार को बिल्कुल ठप कर देंगे, भारत का विदेश व्यापार बिल्कुल नहीं होने देंगे। किया इन्होंने, तो मजबूरी में इनको यहां पर सहन करना पड़ा। क्यों कि अगर नहीं करते तो भारत का विदेश व्यापार ठप हो जाता। जो अन्य यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, डच वगैरह, ये लोग भी भारत में व्यापार कर रहे थे,
अंग्रेजों से पहले से कर रहे थे, कुछ अंग्रेजों के बाद आए, है ना, वो भी शक्तिशाली देश थे, पर वो सिर्फ जमीन पे ही। नौसेना के मामले में, समुद्र के मामले में कोई भी ब्रिटेन के आगे टिकता ही नहीं था। तो नौसेना की बदौलत इन्होंने ना सिर्फ इंडोनेशिया को हराया, जो डच थे उनको हराया, इंडोनेशिया गलत बोल गया मैं, क्या, नीदरलैंड, है ना, हाँ, नीदरलैंड का इंडोनेशिया वगैरह इन पे कब्जा था। तो ना सिर्फ इन्होंने नीदरलैंड को पराजित किया, फ्रांसीसियों को पराजित किया, और भी जो लोग थे जिन्होंने, जैसे जर्मनी वगैरह, इन्होंने जो बाद में उपनिवेश बनाने की कोशिश की, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको अपनी नौसेना की बदौलत क्या किया, पराजित करके उनके व्यापार को, उनके उद्योग को विकसित नहीं होने। क्लियर? तो इनकी लोकेशन की वजह से इनको तीन चीजें मिली। एक तो दुनिया से कनेक्टिविटी, दूसरी इनकी ह्यूमिड क्लाइमेट जो वस्त्रोद्योग में काम आई, और तीसरी इनकी शक्तिशाली नौसेना, जिसकी बदौलत इन्होंने क्या किया कि दूसरे देशों को व्यापार करने ही नहीं, है ना। यह भी एक जरूरी वो होती है कि भाई अगर खुद आगे बढ़ना है तो दूसरे लोगों को क्या गिरा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई खुद अपनी ताकत से नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, तो जो धूर्त लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को कमजोर कर देते हैं या दूसरों को गिरा देते हैं, तो वो ऐसे गिराकर भी आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहां पर ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया कि उसने क्या किया कि अपनी नौसेना के दम पर दूसरे देशों को व्यापार करने ही नहीं दिया। ठीक है भाई। तो कौन कौन से रीजन हुए? पहला, यहां की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। तीसरा, कृषि क्रांति हुई। चौथा, उपनिवेशों के संसाधन उपलब्ध थे। और पांचवा, इनकी जो लोकेशन थी वो बहुत जबरदस्त थी, है ना। लोकेशन की वजह से भी इनकी जो औद्योगिक क्रांति वो हुई। अरे यार, निकाल लो निकाल लो। उठा उठा के करो। ठीक। 5 हो गए, एक और 5 हुए या 6? 6, छठा भी। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका एक और बड़ा रीजन था कि ब्रिटेन में परिवहन के साधन बहुत उपलब्ध। मैंने आपको बताया कि उस जमाने में क्या है, जल परिवहन या जो पानी के माध्यम से जो परिवहन होता था वो ही प्रचलित था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो दूसरे क्षेत्रों से जो कनेक्टिविटी होती थी या जो माल को लाने ले जाने में जो सहूलियत होती थी वो होती थी। और ब्रिटेन में क्या था कि इसकी लोकेशन ऐसी अच्छी थी, साथ में इसके देश के अंदर भी क्या है कि कई सारी नदियां थी, उन नदियों को नहरों के जरिए जोड़ा गया एक दूसरे से, और उन नहरों के जरिए क्या किया, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ दिया गया, है ना। तो परिवहन बहुत अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से भी क्या हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि भाई ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति क्या है इस पे अपन ने चर्चा की, और ये क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, है ना, इसके कारणों पर हमने क्या की, चर्चा की। बाकी जो है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, बाकी जो है वो कल, है ना। ठीक है। स्टॉप कैसे करना? इसमें कौन सा होता है?